आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को दोनों मेमोरी को जब हम लोग एक साथ मिला के देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डिमांड पेजिंग और एक को बोलते हैं डिमांड सेगमेंटेशन। डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों को जैसे पता है कि पेजिंग और सेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है। हम लोग प्रोसेस को पेज और सेगमेंट्स में बांट रहे थे, जब उसके साथ एक नया टर्म ऐड हुआ डिमांड, तो उस डिमांड का मतलब क्या है? उस डिमांड का मतलब यह है कि हम अपने प्राइमरी मेमोरी में किसी पेज को या किसी सेगमेंट को तभी लेके आएंगे जब उस पर्टिकुलर पेज या उस पर्टिकुलर सेगमेंट की नीड हो। बोलने का मतलब ये है कि अननेसेसरी पेजेस और अननेसेसरी सेगमेंट्स को कभी भी हम लोग मेमोरी में लेके नहीं आएंगे। मसलन कि मेरे पास एक प्रोसेस है जिसके पास मान लीजिए कि 100 पेज या 100 सेगमेंट है, तो इन 100 पेज या 100 सेगमेंट को हो सकता है कि हम लोग सेगमेंटेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस है उसके पास 100 सेगमेंट है, और हो सकता है कि हम लोग पेजिंग यूज़ कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक प्रोसेस है जिसके पास 100 पेज है। तो किसी प्रोसेस का 100 पेज या 100 सेगमेंट एक ही बार ला के मेमोरी में रख देना ये बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे अभी नहीं है उस चीज़ को मैं अभी ला के क्यों रखूँ मेमोरी में। इससे होगा क्या कि अगर किसी प्रोसेस को पूरी तरीके से हम मेमोरी में लेके आ जा रहे हैं तो मेमोरी जो अवेलेबल है वो कम हो गई, यानी हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है प्रभावित होगी। तो बेहतर ये है कि हमें किसी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हम कुछ पेजेस मेमोरी में लेके आएँ और प्रोसेस को स्टार्ट कराएं, और जैसे आगे के पेजेस या सेगमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उस पर्टिकुलर पेज या उस पर्टिकुलर सेगमेंट को मेमोरी में लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग अपनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा देंगे और किसी भी टाइम पे हमारे मेमोरी में अननेसेसरी पेज या सेगमेंट का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। अब प्रश्न ये आता है कि जब ये काम होगा तो हमें कौन सी टेक्निक्स जो है यूज़ करनी होगी और क्या हमको हार्डवेयर का कोई सपोर्ट चाहिए। तो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो बातें बताई गई कि वी कैन इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिमांड सेगमेंटेशन। अब जरा देखिए, तो ये जो है ये हमारा बैकिंग स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पेजेस पड़े हुए हैं। हम लोग मेन मेमोरी से पेजेस को स्वैप आउट करके इस बैकिंग स्टोर पे हम लोग स्टोर कराएंगे, और जब ज़रूरत होगी तो इस बैकिंग स्टोर से हम लोग पेजेस को फिजिकल मेमोरी में लेके आएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग पहले देखते थे तो हमारा नज़रिया मेमोरी को लेके सिर्फ और सिर्फ क्या था कि मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। बट अभी क्या है कि अभी का जो हमारा नज़रिया है वो ये है कि हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट विल बी नाउ कंसीडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। जब ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से चीज़ों को उठा के या मेन मेमोरी में लेके आएंगे। वर्चुअल एड्रेस स्पेस, इसके बारे में जिक्र हो चुका है। शेयर्ड लाइब्रेरीज जिक्र हो चुका है, ठीक है। डिमांड पेजिंग इसका क्या मतलब है? तो डिमांड पेजिंग किस लिए कि उन्हीं पेजेस को मेमोरी में लेके आने की ज़रूरत है जो पेजेस की करंट में रिक्वायरमेंट है। जिनकी ज़रूरत नहीं है अभी उनको मेमोरी में लेके मत आइए, उनको जो है सेकेंडरी स्टोरेज पे रहने दीजिए। अच्छा, ये जो स्वैप आउट और स्वैप इन कराने की जिम्मेदारी है वो एक लेजी स्वैपर की है, जिसको कई बार हम लोग पेजर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे इस डायग्राम में क्लियरली बताया जा रहा है कि प्रोग्राम ए जो है इसके कुछ पेजेस को हमने स्वैप आउट किया है और प्रोग्राम बी के कुछ पेजेस को हम लोगों ने स्वैप इन किया है। तो ये स्वैप आउट और स्वैप इन कराने की जिम्मेदारी जो है वो लेजी स्वैपर की होती है।
अब वैलिड और इनवैलिड बिट का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसके पहले जब हम लोगों ने देखा था वैलिड और इनवैलिड बिट, तो हम लोगों ने बताया था कि जो पेजेस, जो सेगमेंट्स हमारे प्रोसेस के नहीं हैं, उनकी एंट्री जब पेज टेबल या सेगमेंट टेबल में होती है तो हम लोग वहाँ पे इनवैलिड बिट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन के केस में वैलिड और इनवैलिड का मतलब बदल जाएगा। वैलिड मतलब कि ये पर्टिकुलर पेज इस समय मेमोरी में उपलब्ध है, और इनवैलिड का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर पेज अभी मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। यही बात सेगमेंट के केस में भी एप्लीकेबल होगी। सेगमेंट के केस में जब हम लोग बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है ये मेमोरी में है, कब, जब वैलिड होगा, और इनवैलिड है इसका मतलब ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है हमारे मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। तो वैलिड और इनवैलिड का मतलब ये है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई पेज या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हमारे मेमोरी में नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे कि इट इज़ अ फॉल्ट। और जब भी फॉल्ट होगा तो हम लोग प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, और हमें उस पर्टिकुलर पेज को मेमोरी में लेके आना होगा। तो डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन के केस में वैलिड और इनवैलिड का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। वैलिड मतलब पेज या सेगमेंट फिजिकल मेमोरी में उपलब्ध है, और इनवैलिड बोलने का मतलब यह है कि यह पर्टिकुलर सेगमेंट मेमोरी में उपलब्ध नहीं है, और नहीं है तो इट इज़ फॉल्ट, पेज फॉल्ट। अब जरा इसको देखते हैं। ये यहाँ पे एक लॉजिकल मेमोरी मतलब बताई गई कि मेरे पास एक प्रोसेस है जिसमें 8 पेजेस हैं, ABCDEFG एंड H, और ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो है पेज टेबल है। ठीक है, तो इस पेज टेबल को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर पेज टेबल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 4, 6 और 9 इनके सामने वैलिड बिट पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्स देखिए तो लॉजिकल मेमोरी में इंडेक्स 0 पर है A, और पेज टेबल में जो लॉजिकल इंडेक्स 0 है यानी पेज नंबर 0 है वो किस फ्रेम पे है, वो 4 पे है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि हमारा A फिजिकल मेमोरी में उपलब्ध है। हमने कहा कि पेज नंबर 2 मतलब C कहाँ पे उपलब्ध है, फ्रेम नंबर 6 पे, तो फ्रेम नंबर 6 पे ये उपलब्ध है। इसी तरीके से देखिए तो पेज नंबर 5 कहाँ पे उपलब्ध है, तो फ्रेम नंबर 9 पे, तो वो दिख रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। अब 1, 3, 4, 6 और 7 इनके सामने जो है I लगा हुआ है। I बोलने का मतलब इनवैलिड बिट, और अगर हम लोग इस पेज टेबल को देखें तो हम बोलेंगे कि पेज नंबर 0, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 5 के लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं है, लेकिन पेज नंबर 1, 3, 4, 6 और 7 इन सब के लिए पेज फॉल्ट है, क्योंकि ये मेमोरी में नहीं है, और इसीलिए इसके सामने जो है एक इनवैलिड बिट I लगी हुई है। यानी जब भी इन पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें अपने प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रोकना होगा, हमें इन पर्टिकुलर पेजेस को मेमोरी में लाके स्टोर करना होगा, पेज टेबल को अपडेट करना होगा, और हमारा जो इनवैलिड बिट है इस इनवैलिड बिट को वैलिड बिट में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे भी वही बात बोली गई जो मैंने भी पीछे वाले स्लाइड पे डिस्कस किया था। पेज फॉल्ट होगा तो हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर पेज को मेमोरी में लेके आना होगा। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम जब किसी पर्टिकुलर पेज को या पर्टिकुलर सेगमेंट को मेमोरी में लेकर आएँ तो हमको मेमोरी फ्री मिलेगी? जवाब हो भी सकता है यस, और जवाब ये भी हो सकता है कि नो। तो क्या होगा अगर मेमोरी में हमको कोई फ्री फ्रेम न मिले? तो अगर हमको मेमोरी में कोई फ्री फ्रेम नहीं मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को देखना होगा। ये डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका था। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, और ये चीज़ डिस्कस हो चुकी थी, स्किप कर रहे हैं, इसको भी स्किप करेंगे। पेज रिप्लेसमेंट मीन्स हम किसी पेज को मेमोरी में लेके आ रहे हैं और वो पर्टिकुलर
मेमोरी में जो हमको कोई फ्री फ्रेम नहीं मिल रहा है, तो हमें पेजेस को, हमें फ्रेम्स को रिप्लेस करना होगा, पेजेस को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, ये डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। यहाँ पे देखिए कि पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर पेज नंबर 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, पेज नंबर 1, वहाँ पे लोड यम है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर यूज़र 1 के लिए ये पेज टेबल है, यहाँ पे आइए तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 मतलब पेज नंबर 1 पे 3 पड़ा हुआ है, यानी 3 पे प्रोग्राम काउंटर 1 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो पेज टेबल है, इस पेज टेबल में पहले इंडेक्स पे आइए तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, यानी पेज नंबर 1 इज़ लोकेटेड एट फ्रेम नंबर 4। तो फ्रेम नंबर 4 मतलब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी फॉर वैलिड बिट। ठीक है, और ये जो इस पेज टेबल को ध्यान से देखिए तो इस पेज टेबल की साइज़ है 4, तो इसमें तीसरे इंडेक्स पे जो है एंट्री है वो है आई, यानी पेज नंबर 3 जो है मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। उसी तरीके से हम लोग इसको देखें, ये यूज़र नंबर 2 की बात हो रही है, एक दूसरा यूज़र है वो जिस किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा है, उसकी कहानी क्या है कि पेज नंबर 1 जो है उसके सामने यहाँ पे आई लिखा हुआ, मतलब इनवैलिड बिट। ठीक है, इनवैलिड बिट, यहाँ पे इनवैलिड बिट है, यानी यूज़र 2 के लिए पेज नंबर 1 एक पेज फॉल्ट है। ठीक है, और हमें जब भी पेज फॉल्ट मिलेगा तो हमें उस पर्टिकुलर पेज को मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीड है पेज रिप्लेसमेंट की। ठीक है, अब जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होगा वो करेगा क्या, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या करेगा कि वो किसी पर्टिकुलर पेज को सेलेक्ट करेगा। तो जिस किसी पेज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे विक्टिम पेज, और उस पर्टिकुलर विक्टिम पेज को हमें उसके फ्रेम में से रिमूव करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रेम हमारा फ्री हो जाएगा तो हम जो नया पेज लेके आना चाहते हैं उस नए पेज को जो है उस पर्टिकुलर फ्रेम में इंसर्ट करेंगे और प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, पेज रिप्लेसमेंट। तो ये विक्टिम है, ये विक्टिम है, और इस विक्टिम को लेके क्या बात हो रही है कि विक्टिम स्वैप आउट हो रहा है और जगह जब खाली हो रही है तो वहाँ पे कोई नया पेज जो है इंसर्ट किया जा रहा है, यानी वो स्वैप इन हो रहा है। तो स्वैप आउट और स्वैप इन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो स्वैप आउट और स्वैप इन कराने की जो जिम्मेदारी है वो लेजी स्वैपर की है। अब देखते हैं कि जो हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है हम उससे बेसिकली चाहते क्या हैं, what are the desired characteristics that we want from the page replacement algorithm, and answer is very clear. The page replacement algorithm must ensure the lowest page fault rate. यानी मेरे पास जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है कौन सा बेहतर है, ये जानने का सबसे सीधा जवाब क्या है कि हम ये देखें कि किसमें पेज फॉल्ट रेट कम है। जिसमें पेज फॉल्ट रेट कम होगी वो पर्टिकुलर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है सुपीरियर या अच्छा समझा जाएगा। अब ये जो हेडिंग नंबर 3 है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है, उस स्ट्रिंग को ज़रा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 एंड 5। बेसिकली दीज आर द पेज नंबर्स। और कोई एक प्रोसेस है जो अपने एग्जीक्यूशन में इन पेजेस को इसी आर्डर में यूज़ कर रहा है। अब जरा देखिए तो ये सीक्वेंशियल नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ तक तो सीक्वेंशियल है, उसके बाद से 1 2 फिर 5 आ गया बम्प, 5 के बाद से 6 होना चाहिए था, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये है रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस स्ट्रिंग बोलने का मतलब कि हमारा कोई प्रोसेस किन किन पेजेस को किस आर्डर में यूज़ कर रहा है। ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है जब वो एग्जीक्यूशन में आ रहा है तो वो पेजेस को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, किस आर्डर में यूज़ कर रहा है, वही आर्डर जो है हमको क्या बताता है, रेफरेंस स्ट्रिंग बताता है। ठीक है, अब हम लोग जो सबसे पहला पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखेंगे वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी वो पेज जो सबसे पहले लाया गया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो अपने पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 एंड 5,
और अपने पास जो सिस्टम है वो 3 फ्रेम्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेम नंबर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। ठीक है, अब जगह नहीं है। ठीक है, अब अगला रेफरेंस आ रहा है 4 का। तो 4 को अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें जगह खाली करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन आया था? 1। तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद से स्टेटस क्या होगा? तो 4 2 3 होगा। उसके बाद से अगला नंबर किसका आया? 1 का। तो 1 ऑलरेडी जो है रिप्लेस हो चुका है। तो फिर हमको 2 और 3 को देखना होगा। 4 2 3 में से देखना होगा कि कौन सबसे पहले आया था। तो 4 2 3 में सबसे पहले आया था 2। तो 2 की जगह पे हम 1 को लेके आएंगे। बोलने का मतलब ये है कि जो पेज मेमोरी में सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले रिप्लेस किया जाएगा। अच्छा, एक अपने पास शानदार ऑब्जर्वेशन है जिसका नाम है बिलेडी एनामली। तो बिलेडी एनामली ये बोलता है कि आप इस मुगलते में मत रहिएगा कि अगर आपने जो है पेज टेबल की साइज़ को बढ़ा दिया है तो आपका पेज फॉल्ट रेट कम हो जाएगा ना। पेज फॉल्ट रेट हमेशा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग कैसी है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर ले जाएंगे। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या है कि हम लोग ऐसे पेज को रिप्लेस करते हैं जो भविष्य में सबसे लंबे टाइम के बाद जो है यूज़ होगा। मसलन अगर हम ये कहें कि ये जो 2 दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है, ये वाला, इस 2 के आगे क्या क्या है? तो 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो 2 को अगर हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस माने तो 3 सबसे नज़दीक है, 4 उसके बाद है और 5 सबसे लास्ट में है। यानी हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिमल। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग अपने पेज टेबल में से उस पेज को रिप्लेस करेंगे जिसका भविष्य में इस्तेमाल बहुत देर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन देखते हैं। अच्छा, दिक्कत ये होती है ना कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमको भविष्य का पता नहीं, क्योंकि प्रोग्राम किस ऑर्डर में रेफरेंस स्ट्रिंग जनरेट करेगा ये प्रोग्राम के बिहेवियर के ऊपर है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। ठीक है, इट इज़ अ बेटर परफॉर्मेंट ओवर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस ऑप्टिमल एल्गोरिदम बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर. Now we have one variant of this scheme which is known as LRU. तो LRU को डिस्कस करने के पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। जरा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट को देखिए तो सबसे पहले 7 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। अब ये आया 2 को हमको लेके आना है और यहाँ पे जगह जो है ये नहीं है, ये जगह नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी 2 से आगे देखिए तो जस्ट 0 है, यानी भविष्य में 0 बहुत जल्दी यूज़ होने वाला है। उसके बाद से 1 देखिए, यहाँ से यहाँ 1, तो 1 भी यूज़ होगा, लेकिन जो 7 है वो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बहुत दूरी पे है, यानी 7 का इस्तेमाल भविष्य में बहुत आगे होगा, इसलिए 7 को अभी निकाल दिया जाए। मसलन आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तुम्हारा सेमेस्टर शुरू हो रहा है, जब तुम तीसरे सेमेस्टर में आ रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि हमको बुक्स जो चाहिए, हमको जो किताबें चाहिए, तो हमको तीसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर दोनों की किताब एक साथ चाहिए। ठीक है, तो गार्जियन ने कहा कि यार ये बताओ कि चौथा सेमेस्टर जब आएगा तो किताब खरीद लेंगे, अभी उस किताब को खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी जो करंटली ज़रूरत है उसको देखो। तो जो चीज़ें हम लोग टाल सकते हैं, जिसकी ज़रूरत हमको बड़े दूर समय पे पड़ेगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे जाड़ा ख़त्म हुआ और गर्मी आ गई, तो जब गर्मी आ गई तो जो हमारे वुलन क्लोथ्स हैं, वुलन्स हैं, उनको क्या करना है, हमें हटाना है, हमको उनको वापस उनके पुरानी जगह पर रखना है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरत अब बहुत आगे पड़ेगी, जब दोबारा जाड़ा आएगा तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको जो है अगर हम वापस वार्डरोब में नहीं रखेंगे तो वो जगह जो है ऑक्यूपाई किए होंगे। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। ठीक है, LRU का कंसेप्ट क्या है कि ये काम तो करेगा बिल्कुल ऑप्टिमल के तरीके से, बट ये राइट डायरेक्शन, फॉरवर्ड, भविष्य देखने की बजाय वो अतीत को देखेगा, और ये वर्क करता है उस फिलॉसफी पे जिसको बोलते हैं रिसेंट पास्ट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ नियर फ्यूचर। यानी इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि अतीत में हमने जिस किसी पेज को रेफ़र किया है उस पेज को हम लोग दोबारा से रेफ़र करेंगे। यानी जो सबसे रिसेंटली यूज्ड आइटम है उसको रिप्लेस ना करके हम लोग उस आइटम को, उस पेज को रिप्लेस करेंगे जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले किए थे।
ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है। LRU को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इसको देखिए, यहाँ पे जो एक पेज टेबल दिख रहा है जिसको हम लोगों ने स्टैक के फॉर्म में लिया है। तो सबसे पहले आया 4, ठीक है, फिर आया 7, फिर आया 0, फिर आया 7। जब 7 आएगा, जो भी पेज नंबर को हम लोग रेफर करेंगे वो टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। ये LRU अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। सेकंड चांस काउंटिंग एल्गोरिथम। और फ्रेम एलोकेशन को लेकर दो बातें होंगी कि एक होगा फिक्स्ड एलोकेशन और एक होगा प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शनल एलोकेशन, तो इक्वल एलोकेशन में क्या होता है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि जितने प्रोसेस हैं, जितने अवेलेबल फ्रेम है, सबको बराबर बराबर बांट दीजिए। मसलन कहा जा रहा है कि मेरे पास 100 अवेलेबल फ्रेम है और मेरे पास 5 प्रोसेस है, तो बेहतर एक क्या है कि हर एक प्रोसेस को हम लोग 20-20 फ्रेम दे दें। दूसरा जो टेक्निक है उसको बोला गया प्रोपोर्शनल एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में क्या है कि हम अवेलेबल फ्रेम्स को प्रोपोर्शनेट में बांटते हैं। मसलन हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक प्रोसेस है PI, उसके लिए जो साइज़ की रिक्वायरमेंट है वो है SI। तो हम बोल रहे हैं किसी प्रोसेस की साइज़ को हम लोगों ने फ्रेम के साइज़ में अगर एक्सप्रेस किया है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर फ्रेम है उसकी क्या साइज़ है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरी को नापने की एक यूनिट जो होती है वो होती है वर्ड। अगर आप बोलें कि मेरे पास 10 वर्ड मेमोरी है, तो अगला क्वेश्चन ये अराइज होगा कि अगर आप 10 वर्ड मेमोरी की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि आपका एक वर्ड जो है कितने के बराबर है। अब यहाँ इक्वल जो प्रोपोर्शनेट वे में जो एलोकेशन हो रहा है उसके लिए फार्मूला होता है SI/S/M। मसलन मेरे पास दो प्रोसेस है P1 और P2, जिसके लिए फ्रेम की रिक्वायरमेंट 10 और 127 है, और मेरे पास टोटल अवेलेबल फ्रेम जो है वो है 64। तो A1 और A2 को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास जो तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा, 10 डिवाइड बाई 137 इंटू 64, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 एंड A2 के लिए 59। तो अगर कोई पूछे कि इक्वल और प्रोपोर्शनल एलोकेशन में सबसे बेहतर कौन सा है, तो जवाब होगा प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। अब यहाँ पे बात आती है प्रायोरिटी एलोकेशन की। तो प्रायोरिटी एलोकेशन का मतलब क्या है कि अगर पेज फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, अगर पेज फॉल्ट हो रहा है तो हम लोग पेजेस को कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल में देना चाहूँगा कि मेरे पास दो प्रोसेस है P1 और P2। मैंने कहा P1 की प्रायोरिटी P2 से ज़्यादा है, और फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि P1 के पास 5 फ्रेम है और P2 के पास 10 फ्रेम है, और P1 में पेज फॉल्ट हुआ, बट P1 के पास जो है जगह नहीं है, ठीक है। तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है P2 का, उसमें हम लोग रिप्लेसमेंट कर लेंगे, ठीक है। मतलब सीन ये है कि हम लोग उन फ्रेम्स को मेमोरी से बाहर करेंगे जो ऐसे प्रोसेसेस से बिलोंग कर रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी लो है, ठीक है। ये प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन होगी। अब ज़रा देखिए ग्लोबल और लोकल का क्या मतलब है। तो ग्लोबल और लोकल को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं और आपके घर में 10 मेहमान आ गए, ठीक है। तो सीन ये हुआ कि आप इन 10 मेहमानों को अपने घर में आप एडजस्ट करना है, तो अपने घर के 5 लोगों को बाहर कर दीजिए। या ऐसे समझिए कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लोगों के रहने का कमरा है और आपके घर पे 5 मेहमान आ गए। तो इन 5 लोगों को एडजस्ट करने का एक तरीका ये है कि हम अपने घर के 5 लोगों को कहीं और शिफ्ट करा दें और मेहमानों को अपने घर में शिफ्ट करा लें। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे दिस इज़ द लोकल रिप्लेसमेंट। और दूसरा तरीका ये है कि मेरे घर में 5 लोग हैं, मेरे घर में 5 नए मेहमान आए, तो हमने कहा कि ऐसा है कि हम अपने घर के लोगों को तो कहीं रिप्लेस नहीं कराएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने मेहमानों को अपने कॉलोनी में 5 अलग अलग घरों में ले जाकर रखवा दें। तो ये जो कहानी है इसको बोलते हैं ग्लोबल रिप्लेसमेंट, ठीक है। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग बोलने का सीधा मतलब यह है कि अगर किसी प्रोसेस के पास ज़रूरत से ज़्यादा पेजेस हैं तो वो CPU के साथ टाइम कम स्पेंड करेगा और इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, यानी हाई पेजिंग एक्टिविटी इज नोन एज थ्रेसिंग, ठीक है। आगे वाला डायग्राम में ये चीज़ एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे।